मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे खजाना सीरीज की नागपासा कॉमिक्स को। और मैंने इसका पहला पार्ट अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 20 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। नागराज ने फुर्ती से बाज के उन टुकड़ों को जोड़ना आरंभ कर दिया, नेवले से बचते हुए। लेकिन नेवले की पकड़ से ज्यादा देर तक नागराज बचा ना रह सका। उफ, आखिर में पकड़ा ही गया। जिक्सा की पजल के पूरा होने में सिर्फ एक ही टुकड़ा बाकी रह गया था। अब मुझे अपनी सारी ताकत लगाकर इसके मुंह से छूटने का प्रयास करना होगा। आह! पूरी शक्ति लगाने के बाद भी नागराज अपने आप को उस मौत की पकड़ से छुड़ा नहीं पाया। उफ, मैं अपने आप को छुड़ा नहीं पा रहा हूँ और ये मुझे झंझोड़ झंझोड़ कर मार डालने की फिराक में है। अब मैं इसके हाथों हर हाल में मरूंगा ही। लेकिन मरने से पहले सर्प सैनिकों के बल पर एक कोशिश कर लेने में क्या हर्ज है। आह! मौत के मुंह में जाते नागराज के हाथों से छुटकर वे सर्प सैनिक नागरस्सी के रूप में तेजी से पजल के उस आखिरी टुकड़े से लिपटते चले गए। तुरंत ही नागराज ने नागरस्सी को एक झटका दिया, जिसका परिणाम इस तरह सामने आया। सही स्थान पर जुड़ा था वो टुकड़ा। इसी के साथ नागराज ने देखी तिलस्म की एक और अनोखी घटना। जीवित हो उठा वो बाज। क्रिया भयंकर ढंग से नेवले पर झपट पड़ा और नागराज के देखते देखते ही उसे चट कर गया। उफ, अब तो ये मेरी तरफ बढ़ रहा है। कहीं इसका इरादा मुझे भी चट करने को तो नहीं। ओह! नागराज के संभलने से पहले ही उस बाज ने बेहद तेजी से लपक कर उसे दबोच लिया। और उफ, ये तो मुझे निगल रहा है और मैं अपने लाख कोशिशों के बाद भी इसे रोक नहीं पा रहा हूँ। ओह! मेरा ये तिलस्मी वार इस तिलस्मी बाज पर बेअसर है। उफ, नागराज को पूरा का पूरा निगल गया है ये बाज। इसी के साथ क्या नागराज का खिस्सा खत्म हो गया? गटक! ओह, ये मेरी तरफ देख रहा है, यानी अब मेरी बारी है। भय की अधिकता से बूथ सा बना खड़ा रह गया था नागपासा, जबकि उस वातावरण में पहुंचकर आश्चर्यचकित रह गया था नागराज। कमाल है, बाज के निगलने के बाद जहां मुझे यमपुरी पहुंचना था, वहां मैं इस रहस्यमयी स्थान पर आ गया हूं, जहां चारों तरफ बड़ी बड़ी बीनें मौजूद हैं। लेकिन इतनी बड़ी बीनों का यहाँ होने अभी एक पल भी नहीं बीता था कि नागराज को मिल गया उसके सवालों का जवाब। ओह, ये सब बीनें तो अद्भुत ढंग से बजने लगी है। इन बीनों से निकलता स्वर मुझे मंत्रमुग्ध किए दे रहा है। मेरे पांव थिरकने को उतावले हो रहे हैं। मेरा दिल झूम उठने को कर रहा है। उन बजती बीनों के आगे नागराज ज्यादा देर तक अपना संयम कायम ना रह सका और लहरा उठा वो किसी मदमस्त सांप की भांति। जैसे जैसे बीन के स्वर में तेजी आ रही थी, वैसे वैसे नागराज की पांव की थिरकन बढ़ती चली जा रही थी। पी पी। तभी मंत्रमुग्ध से नाचते नागराज के कानों में बीन के साथ साथ वो आवाज भी पड़ी। घर। नाचते नाचते ही जब नागराज आवाज की दिशा में घुमा तो उसके रोंगोटे खड़े हो गए। घर। ओह, ये क्या! वो बड़ा और भारी गोला तेजी से लुढ़कता हुआ मेरी तरफ ही बढ़ रहा है। मुझे इन बीनों के स्वरों से अपने आप को मुक्ति दिलाकर यहाँ से भागना होगा। ओह, लेकिन मैं भागूंगा कहाँ से? यहाँ से बाहर निकलने वाले एकमात्र रास्ते पर तो मुसीबत मुंह मुंह फाड़े खड़ी है, उस भयंकर मोर के रूप में। उफ, बहुत बुरी तरह फंस गया हूं मैं। एक तरफ तेजी से मेरी तरफ बढ़ता गोला, दूसरी तरफ वो भयंकर मोर, और ऊपर से ये बीन के जादू ईश्वर जो मेरे कदमों को रुकने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। क्या इस तरह थिरकते हुए मैं बच पाऊंगा इन मौतों से? हाँ,
अगर मैं अपने थिरकते हुए पांव और बीन के स्वर से घूमते अपने मस्तिष्क को थोड़ा कंट्रोल कर सकूं तो मैं न सिर्फ इस मुसीबत से बच सकता हूं बल्कि इन्हें ख़त्म भी कर सकता हूं। लेकिन इसके लिए मुझे उस बड़े गोले को एकदम मेरे पास पहुंचने का इंतज़ार करना होगा। और फिर जैसे ही वो गोला नागराज के नज़दीक पहुंचा, वैसे ही सर्कस के किसी कुशल खिलाड़ी की भांति नागराज उछलकर उस गोले पर सवार हुआ। और मैं अपने नाचते कदमों की वजह से ही इस गोले से नहीं बच पा रहा था, लेकिन अब ये मेरे नाचते कदम ही इस लुढ़कते गोले पर मेरा संतुलन बनाए रखने में बड़े सहायक सिद्ध हो रहे हैं। एक पल बाद ही धाड़, दो खतरनाक मुसीबतों का एक साथ अंत हुआ। अब रही बीनों वाली तीसरी मुसीबत। ये भी कम खतरनाक साबित नहीं होगी अगर मैंने इससे जल्दी छुटकारा नहीं पाया तो, लेकिन इससे छुटकारा पाने के लिए कोई हल तो ढूंढना ही होगा। सोच में डूब गया बीनों के स्वर पर थिरकता नागराज। जल्द ही बीन या ऐसे ही अन्य बाघ यंत्रों से मधुर स्वर तभी निकलते हैं जब उनमें मौजूद छिद्रों से हवा का संचार होता है, और हवा का संचार करने वाले इन छिद्रों को अपने नाक सैनिकों की मदद से बंद करके इन बीनों के स्वरों को उन्हीं के गलों में घोट देना मेरे लिए मुश्किल काम नहीं है। पक फट, सभी बीनों को बेकार कर देने में नागराज को ज़्यादा देर नहीं लगी। पॉप प्लम, इसी के साथ एकदम अनोखा है ये तिलिस्म, और उससे भी ज़्यादा अनोखे हैं इस तिलिस्म को बनाने वाले, जिन्होंने अपनी विद्या से ये अंदाज़ा पहले ही लगा लिया था कि इस तिलिस्म को तोड़ने वाला नाग शक्तियों का स्वामी होगा। सोचते सोचते नागराज आगे बढ़ गया और जल्द ही पहुंच गया उस स्थान पर। सामने बहुत से रंग बिरंगे झरने हैं जो ऊपर से कहीं से गिर रहे हैं। क्या ये मेरे आगे बढ़ने के रास्ते में किसी तरह की बाधा बन सकते हैं? अच्छा है, इन रंग बिरंगे सरबती झरनों में नहाते हुए निकलने से मेरे शरीर पर चिपकी धूल भी साफ हो जाएगी। नागराज आराम से कई झरनों को पार करता चला गया और तब वो ठिठका। पिछले कई झरनों को मैं आराम से पार करता चला गया, लेकिन मुझे कोई गड़बड़ी लग रही है, क्योंकि हर झरने से निकलने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं लगातार कमज़ोर होता जा रहा हूँ। मुझे लग रहा है कि मेरा शरीर धीरे धीरे गलता जा रहा है। अब आगे बढ़ने से पहले सोचना होगा कि ये सब क्यों और कैसे हो रहा है। समझना होगा कि ये सारा चक्कर क्या है। चक्कर जब नागराज की समझ में आया तो उसकी सारी इंद्रियां सावधान होती चली गई। उसकी सारी इंद्रियां असावधान होती चली गई। एक खतरनाक विचार मेरे मस्तिष्क में घुमर रहा है, लेकिन ये विचार कहाँ तक सही है, इसे परखने के लिए मुझे किसी सांप के स्ट्रक्चर का मुआयना करना होगा। तुरंत ही नागराज के मस्तिष्क में उभर आई किसी बड़े सांप की सारी शरीर संरचना। जहर ग्रंथियाँ, फेफड़े, दिल। तिलस्म में प्रवेश मैंने सांप के मुंह से किया, फिर जहर ग्रंथियों की जगह जहर का तालाब मिला। जहां सांप की आंख होनी चाहिए, वहां पर नेवले ने मुझ पर आंखों से निकलती किरणों द्वारा हमला किया। आंख के स्थान से थोड़ा सा नीचे गला होता है, जहां पर मुझे निगल गया। जहां दिल और उसकी धड़कन होती है, वहां पर बीनों के सुरों ने मुझे नाचने पर मजबूर कर दिया। और अब मैं आ पहुंचा हूं सांप के पेट में, जहां पर पाचन क्रिया होती है, और ये पाचन क्रिया होती है विभिन्न अम्लों और एंजाइमों के द्वारा। ये झरने उसी अम्ल और एंजाइमों के झरने हैं, और ये मुझे पचा रहे हैं, इसलिए मेरा शरीर गलता जा रहा है। अगर मैं इन झरनों में भीगता हुआ थोड़ा सा भी और आगे बढ़ा तो मैं पूरी तरह से ओह! एकाएक ये बड़े बड़े जीवाणु कहाँ से आ गए, और ये मुझ पर हमला क्यों कर रहे हैं? इनकी तादाद भी बहुत ज़्यादा है, परंतु आखिर ये हैं क्या? समझ गया, ये जीवाणु आंतों में रहने वाले परजीवी जीवाणु अमीबा, पैरामीशियम और हाइड्रा है, और ये मुझे अपना भोजन समझकर मुझसे चिपटे जा रहे हैं। पर ये मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं। इनके इस हमले के पीछे भी कोई राज जरूर होगा। हाँ, ये आंतों में रहने वाले परजीवी जीवाणु हैं। इन पर पेट के अम्ल और एंजाइम असर नहीं करते।
ये मेरे शरीर को अम्लों और एंजाइमों के झरनों से बचाने के लिए कवच का काम करेंगे। नागराज ने झरनों से भरा तिलस्म पार करना शुरू कर दिया। तिलस्म के उस हिस्से को पार करते ही जीवाणु अपने आप गायब हो गए। मैंने इन अद्भुत घटनाओं को अपनी आंखों से ना देखा होता तो इन्हें कभी सच ना मानता। खैर, अब मुझे पीछे की छोड़कर आगे बढ़ने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए अब मुझे सिर्फ वो सामने वाली संकड़ी गुफा दिख रही है, जो किसी सांप की आंत नली के समान है, जिसमें सांप की तरह रेंग कर ही आगे बढ़ा जा सकता है। और इस काम को मेरे जैसा ही कोई इंसान अंजाम दे सकता है। सर्प की तरह तेजी से उस रास्ते पर रेंगते नागराज को जल्द ही रुक जाना पड़ा। ओह, आगे तो रास्ता बंद है। अब नागराज के कुछ सोचने से पहले ही, ओह, ये क्या! यहाँ के वातावरण में तो बदबूदार गैस फैलने लगी है, जो धीरे धीरे मेरी सांसों के साथ मेरे शरीर में प्रवेश कर रही है और मेरे मस्तिष्क पर बेहोशी की चादर सी फैलने लगी है। मुझे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा, वरना यह जहरीली गैस मेरा क्रियाक्रम यहीं कर देगी। लेकिन यहाँ से निकलूँ कैसे? इस गैस से मुझे चक्कर आ रहे हैं, दिमाग शून्य हुआ लग रहा है, मैं कुछ भी सोच नहीं पा रहा हूँ। सबसे पहले उस धुएं को रोकने का इंतजाम करना पड़ेगा, ताकि मैं सही तरीके से सोचने समझने लायक बन सकूं। और धुएं को बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका है एग्जॉस्ट फैन। कुछ ही पलों में नागसेना ने एक विलक्षण एग्जॉस्ट फैन तैयार कर लिया। बीजदंश, सिर्फ तुम ही एक ऐसे शक्तिशाली नाग हो जो अपने शरीर को तीव्र गति से गोल घुमाने की क्षमता भी रखते हो। तुमको ही इस पंखे के मुख्य धुरी बनना पड़ेगा। बीजदंश ने नागराज को उत्तर एक फुंकार द्वारा दिया और फिर उसका शरीर गोल घूमना शुरू हो गया। नाग पंखा घूमने लगा और धुआं तेजी से आतनली की सुरंग के दूसरे छोर की तरफ खींचने लगा। सर, आह, अब थोड़ा सा चैन पड़ा। लेकिन इस मुसीबत से बचने का रास्ता मुझे जल्द से जल्द सोचना होगा, क्योंकि धुआं अभी सुरंग में भर रहा है। मेरी नाग सेना भी ज़्यादा देर तक इस गैस को सह नहीं पाएगी। मुझे नाग की शरीर संरचना को एक बार फिर ध्यान में लाना होगा। उसी में यहाँ से बस निकलने का रास्ता छिपा होगा। मैं इस वक्त नाक के पेट के निचले हिस्से यानी आंतनली में हूँ। और हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गया था, जिसे एक बच्चा तक जानता है, और वो ये कि सांप का पेट वाला हिस्सा काफ़ी कमज़ोर होता है। धम, कड़म। जल्द ही नागराज वहाँ की ज़मीन को तोड़ता हुआ नीचे आ गिरा, वहाँ जहाँ मौजूद था खजाना। यानी मैं तिलस्म को तोड़कर खजाने तक पहुँच ही गया। और अगर ये खजाना असली है तो नागपाशा की कहानी का एक एक शब्द सही है। इसके लिए सबसे पहले तो ये चेक करना पड़ेगा कि ये खजाना असली है भी या नहीं। खजाने की तरफ बढ़े नागराज के कदम। अचानक जमीन से और जुबान तालू से चिपक कर रह गई। आंखें आश्चर्य से बाहर निकलने की हद तक गोल होती चली गई। उसे देखकर, जिसका रूप नागराज जैसे नागपुरुष के लिए भी अकल्पनीय था। उफ, ऐसी खतरनाक और विशाल प्रजाति का भयंकर सर्प मैंने आज तक ना देखा और ना सुना। कड़म। कालजयी के होते खजाने तक किसी का भी पहुंच पाना असंभव है, एकदम असंभव। उसके फुंकारने से उस स्थान का जर्रा जर्रा गूंज उठा था। कई असंभव को संभव बनाने मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसलिए इसे भी संभव बनाकर ही दम लूँगा। हिस। कालों तक को जीतने वाले कालजयी को रास्ते से हटाने की सोचना मूर्खता है नागराज। तड़ाक। और तुझे इस मूर्खता की कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। भड़ाक। एक ही बार में नागराज को कालजयी की शक्ति का अंदाजा हो गया। ओह, ये तो बला की शक्ति का धारक सर्प है। इसकी चपेट से मुझे बचना होगा, वरना ये मुझे चटनी की तरफ पीस देगा। बचने के साथ साथ ही मुझे अपने सर्प सैनिकों से इसे बंदी बनाकर बेबस करने का भी काम करते रहना चाहिए। नागराज के हाथों से निकलकर कालजयी के फन से बुरी तरह लिपट गए सैकड़ों सर्प।
लेकिन वे एक पल भी वहां ना रह पाए, क्योंकि दूसरे पल ये छोटे मोटे मामूली सपोले कालजयी को बंदी बनाने में कहाँ सफल हो पाएंगे। नागराज, मुझे बंदी बनाना है तो वो सर्प ला, ऐसे, उफ, या फिर ऐसे, उफ। अपने शरीर पर तेज नेजे धारण किए ये अद्भुत सर्प अगर मेरे शरीर को छू भी गए तो मुझे काट कर रख देंगे, लेकिन इस छोटी और तंग जगह पर कालजयी के मुंह से उगलते कातिल सर्पों से बचूं तो कैसे। एक ही तरीका है, और वो है ये। अब ये जो भी करे मगर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जबकि अब मैं इसे खत्म कर सकता हूं। मुझे इसके शरीर को काटकर अपने शरीर का वो घातक विष इसके शरीर में पहुंचाना होगा, जो किसी भी प्राणी को पल भर में ही मोम की तरह पिघला देता है। अब ये भी पिघलेगा। खच। अगले पल नागराज को हैरान कर देने वाले थे, क्योंकि उन पलों में